इस तरह से आज के टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, अगर वो मुझे बताएंगे। मैम इसी तरह देंगे। वैसे तो जैसे आपने बताया अभी काफी कम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसको ही करके बताएंगे। लोग भी सोचते हैं बच्चे भी, बल्कि रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है, बच्चे को मां ने साहिवाल में थाने में पकड़वा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो शरारतें बड़ी करता है। चलिए आप यहीं से स्टार्ट हम करेंगे, यहीं से स्टार्ट भी कर सकते हैं कि रिसेंटली ये खबर भी आई है। तो बच्चे इस एज में क्यों 30 सेकंड ओके 3 मिनट से 30 नहीं, आपने कहा था 3 मिनट अभी रहते हैं। चलिए कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। विनिंग डेज की लाइव ट्रांसमिशन के साथ मैं मनदीप पाशा और हमेशा की तरह मैम शुमाइला बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स का प्रोग्राम हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स, जिसमें आपका फीडबैक नो डाउट बहुत अहमियत का अमल है। आपने हमें बहुत ही अच्छा बताया और जिस तरीके से इम्प्रूव करना नो डाउट हम कर भी रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप फर्दर भी आप हमें बताते ही रहें। लास्ट टाइम नाज़रीन हमने बात की थी गाइडलाइंस फॉर सेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द टीम्स। पेरेंट्स की तरफ से कौन सी होनी चाहिए बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन और स्केड्यूल करने के लिए। उसमें मैं थोड़ा सा क्विकली फॉर योर रिमाइंडर फीडबैक देना चाहूंगा। तो उसमें हमने सोचा था कि थोड़ी सी उनकी लोकेशन को मद्देनजर रखा जाए, कहाँ पे जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, टाइम को जहन में रखा जाए। तो छोटी मोटी ये चीजें हैं जिनको आपने जहन में रखना है कि वो आपके टीम्स कहाँ जा रहे हैं, ताकि आपको बर वक्त आइडिया हो सके। और इन केस के रात को आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं तो अगले बंदे का या फैमिली है, फ्रेंड्स है, जो भी है, उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उनसे कांटेक्ट कर सकें और बर वक्त अपने लव्ड वन के बारे में जान सकें। सबसे पहले भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम आज हम आपकी कॉर्पोरेशन से जो प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है मिस्ट्री ऑफ द टीनेजर्स ब्रेन। जो बच्चे का दिमाग होता है वो कैसा होता है, कैसे डेवलप करता है, इस चीज पे आज हमने बात करनी है। लेकिन बिफोर गोइंग टू द टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हर बंदे की एक क्यूरियोसिटी है। आजकल के पेरेंट्स ये जरूर सोचते हैं कि बच्चे शरारती तो है, लेकिन क्यों शरारती है। सब कुछ करते हैं बच्चे, बहुत प्यार करते हैं, बहुत डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी कोताही रह जाती है। तो जिस पे पेरेंट्स सोचते हैं कि यकीनन कोई मसला है इनके साथ, कोई ऐसी चीज है जो मसला है। एक स्टिग्मा समझ ले कि सोसाइटी वाले कहते हैं कि बहुत शरारती बच्चे। मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, अभी एक रिसेंटली पिछले वीक में साहिवाल में इंसिडेंट हुआ है कि एक माँ ने अपने बच्चे को थाने में ले आई, उनको पकड़वा दी और उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि मेरा बच्चा बहुत शरारती है और मैं इसको सबक सिखाना चाहती हूँ। पुलिस वाले बहुत हैरान हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए नॉर्मल हालात में, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, छोटा सा बच्चा, इसने कोई जुर्म तो नहीं किया। लेकिन मान के जो अल्फाज थे वो सोचने वाले भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर काम करती हूँ इनका, अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार करती हूँ, जो कहते हैं मैं पूरा करती हूँ और इनकी नाजायज जरूरतों को भी इवन के पूरा करती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी शरारतें करता है कि सम टाइम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए तो ये चीज है, इसी तर्ज अमल पे आज हमने बात करनी है। हम आज को व्यूअर्स हम बताएंगे कि बच्चों के दिमाग में कोई ऐसा टेक्निकल मसला होता है, क्या उनका दिमाग वक्त से पहले डेवलप कर गया होता है, या क्या उनमें कोई ऐसी चीज भी है जो उनमें मसला होती है या उनका कसूर होता है या नहीं। ये सारे जो मैंने सवाल अभी किए, इनका जवाब आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब थोड़ा सा इसलिए मैं चाहूंगी कि हम इम्पोर्टेंस इस टॉपिक को दें, जैसे आपने कहा मिस्ट्री ऑफ टीन ब्रेन, यानी वो सारी प्रॉब्लम्स हर पेरेंट ऑलमोस्ट ये ऑब्जर्व करता है कि जैसे ही बच्चे की 8th स्टैंडर्ड पास होता है, ए लेवल्स करे या वो मैट्रिक में जाए, ओ लेवल करे, ये वो पॉइंट है जहां वो बच्चों की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, जहां पर डिफिकल्टीज पेरेंट्स भी फेस करते हैं, बच्चे भी फेस कर रहे होते हैं। उन डिफिकल्टीज में सीवियर मूड स्विंग्स
इम्पल्सिविटी के इश्यूज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। सो वो क्या रीजन है कि बच्चे इस तरह का बिहेवियर जो है वो उनका पेरेंट्स को देखने में मिलता है कि वो क्यों इतना ज्यादा सुवेयर किस्म के मूड स्विंग्स एंड और भी डिफिकल्टीज, जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली आज हम उस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं कि क्यों एक बच्चा या टीन जो है इतनी प्रॉब्लम्स का, खास करके उसमें मूड डिफिकल्टीज आती हैं कि मूड इश्यूज उनके साथ क्यों होते हैं, क्यों वो बात को, सिंपल सी बात को समझ नहीं सकते, इम्पल्स कंट्रोल का बहुत ज्यादा मसला होता है। जी जी जी, रिस्क को क्यों नहीं असेस कर पाते, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रिस्क असेसमेंट क्यों टीम का पुअर होता है। ये वो सवाल है जो हर पेरेंट का होता है कि इसको ये क्यों नहीं समझ आती है कि रात को देर से घर आना, रैश ड्राइविंग करना, ड्रग्स करना इसके लिए ठीक नहीं है। सो वो क्या ब्रेन में चेंजेस हैं या वो ब्रेन का क्या मैकेनिज्म है, थोड़ा सा टेक्निकल आज का शो हमारा हो सकता है कि हम उस रीजंस को फाइंड आउट करेंगे कि ये सारे चेंजेस बच्चे में उस एज में जो आ रहे हैं तो उसमें उनकी ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन केमिस्ट्री का क्या रोल है, उस पर आज हम बात करेंगे ताकि पेरेंट्स अपनी जो सारी अटेंशन है वो इस तरफ लेकर आए कि जो उनका डेवलपमेंटल स्टेज है वो कैसे उसको उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। बिफोर कि हम उस टॉपिक पर जाएं, मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि इस एज में जिसको टीन एजिंग कहते हैं, बिफोर दैट चाइल्डहुड जिसको हम कह रहे हैं, वहां पर दो चीजें वाज़ा तौर पर नजर आती है। एक, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, लर्निंग का जो उनका डेवलपमेंटल एरिया है ब्रेन में वो फुली डेवलप हो चुका होता है। लर्निंग में उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होती, वो ऑब्जर्वेशन से सीख रहे होते हैं, वो मॉडलिंग से सीख रहे होते हैं, वो रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट से सीख रहे होते हैं। तो वो एक ब्रेन का एरिया जो फुली डेवलप हुआ होता है। नंबर 2, ब्रेन का कुछ हिस्सा जो अंडर डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से डिफिकल्टीज आती है। सो जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है वो उसको अपनी एप्लीकेशन में भी लेकर आता है। सो ये वो रीजन है कि सम टाइम पेरेंट्स जब ये सवाल करते हैं कि कभी कभी तो ये बहुत ठीक हो रहा होता है या फिलहाल जो मेरा बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ मसला है। सो इस सवाल का जवाब ये है कि वो बच्चों का जो लर्निंग एरिया है ना, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंसेस नोट हो रहे होते हैं, रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो उस वजह से वो सम टाइम मिच्योरली और रीजनेबल बिहेव करता है। एंड सम टाइम चूंकि एक बहुत बड़ा ब्रेन का हिस्सा जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीजों के लिए वो अंडर डेवलपमेंट होता है। सो दैट्स व्हाई वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वीक करेगा, बगैर सोचे समझे चीजों को करेगा, डिसीजन मेकिंग बहुत पोर होगी, इसलिए वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले नहीं सकता है। सो ये वो लर्निंग का एरिया पूरी डेवलप होने की वजह से समटाइम जो टीम्स हैं वो बहुत मेच्योरली बिहेव कर रहे होते हैं बिकॉज उनका लर्निंग बहुत स्ट्रांग होता है। एंड एट द सेम टाइम समटाइम टीम्स जो है वो इसलिए इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं करते हैं क्योंकि उनका कुछ एरियाज ऑफ ब्रेन अंडर डेवलपमेंट होते हैं। सो मैंने कहा ये एक क्वेश्चन पेरेंट्स का होता है कि कभी कभी ये ठीक होता है, कभी कभी ठीक नहीं होता, तो उसका रीजन बेसिकली लर्निंग एरिया का फुली डेवलप होना है एंड बिहेवियर रेगुलेशन के एरिया का अंडर डेवलपमेंट होना है। काफी हद तक मिस आपने क्लियर कर दिया, लेकिन मैं भी कुछ बताना चाहूंगा कि एक हमारी सोसाइटी का स्टिग्मेटाइज्ड है बच्चों के बारे में, जैसे मैंने साहिवाल की एक मिसाल दी कि वो सोचते हैं कि बच्चे बहुत शरारती और ऐसा क्यों होता है। इसमें जैसे आपने बताया कुछ टेक्निकलिटी में इश्यूज होते हैं, बच्चों का जो ब्रेन एरियाज होता है उसमें एक्चुअल में मसला होता है। मसला हम नहीं कह सकते, इस सेंस में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो ब्रेन प्रोसेस में होता है, डेवलप कर रहा होता है, देखिए पूरा जो ब्रेन होता है वो जो एरिया होता है वो 25 ईयर्स तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का नाम है उसका, वो एरिया डेवलप होता है। लेकिन इससे पहले बच्चे जो होते हैं उनका एरिया ये डेवलप नहीं किया होता है। ये ब्रेन में एक खास एरिया है जो आपके माथे से थोड़ा सा ऊपर ये स्टार्ट होता है, ये एरिया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसको कहते हैं, और ये एरिया पूरी तरह भी डेवलप नहीं किया होता। और इस एरिया का काम जो होता है वो जैसे मैंने बताया वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, मेमोरी रिस्टोर करनी होती है, टास्क ओरिएंटेशन के बारे में होता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करने के बारे में होता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में होता है। ये सारे कुछ चीदा पॉइंट्स जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं आपको रन करने के लिए, जिंदगी में फ्लोरिश करने के लिए।
तो इस चीजों में बच्चे फिर फ्लरिश नहीं कर पाते। एक्चुअल में मसला ये होता है कि वो अभी चीज ही उनके पास नहीं होती। अगर मैं बहुत सिंपल करके बताऊं तो मतलब जो आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो उसको चूंकि हमारी जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं वो शायद इसको कहेंगे बहुत ज्यादा टेक्निकल है। सिंपल वर्ड में हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जो माथे के जैसे आपने कहा थोड़ा सा ऊपर है, जो कि जिम्मेदार है हमारे रवैयों को रेगुलेट करने के लिए, यानी हमारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करने, जो हमें ये बताता है कि ये तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस था, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो ये कर दो। डिसीजन मेकिंग जैसे आपने कहा, स्ट्रेटेजी प्लानिंग इसका काम होता है। तो वो जो हमें एक जिम्मेदार शख्स बनाता है वो एरिया रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। एंड टीन एज में या चाइल्डहुड में वो एरिया अभी अंडर डेवलपमेंट होता है, यानी उसकी वायरिंग तो हुई भी है लेकिन उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई भी है। सो दिस इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट कि क्यों एक टीन अपने रिस्क को उस तरह से असेस नहीं कर पाता जिस तरह से उसके पेरेंट्स या उसके लव्ड वन कर रहे होते हैं। सो दिस इज द वेरी ऑब्वियस रीजन। इसी पॉइंट को हम आज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीनेजर्स का एक इक्विप नहीं है उन चीजों के लिए जो आप उनसे डिमांड कर रहे हैं। सो अपनी स्ट्रेटजीज को इस तरह से डेवलप करें, इस तरह से प्लान करें उनके साथ इंटरेक्शन को कि इस फैक्ट को ज़हन में जरूर रखें। ठीक है, सो वन बाय वन करके मेरे ख्याल से हम बताएं, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये बड़ा क्लियर हो गया, हम आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है हॉट एंड कोल्ड कॉग्निशन का, उस पे हॉट एंड कूल कॉग्निशन आई गेस ये कॉन्सेप्ट होता है। ये बच्चे इस चीज में कैसे अपने आप को आगे देखते हैं, इस पे हम बात करते हैं। हॉट कॉग्निशन ये होती है कि इसमें बच्चे जब भी कोई फैसला करते हैं या जब भी किसी चीज को लेते हैं तो वो इंटेंस इमोशंस के साथ होते हैं। अब इसमें क्या वजह आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इंटेंस इमोशंस ही क्यों होते हैं उनके साथ। अभी जैसे हमने बात की कि ये जो एरिया होता है इसका ताल्लुक इमोशंस के साथ ही होता है और ये इमोशंस अभी इतने डेवलप नहीं किए होते। उनमें जो भी वो जिस चीज को भी डील करते हैं वो अपनी कुछ फीलिंग्स के तौर पे उनको डील कर रहे होते हैं। उनमें लॉजिकल ब्रेन जो होता है अभी पूरी तौर पे डेवलप नहीं किया होता। तो किसी भी चीज के बारे में फैसला करते हैं तो वो अपनी गट फीलिंग्स के तौर पे फैसला कर देते हैं। यानी कि गट फीलिंग्स होती है जो आपको अंदर से मैसेज मिल रहा है, जो आपको अंदर से एक साइन मिल रहा है कि आप ये काम करें, दैट्स इट। उसमें लॉजिकल ब्रेन का कोई अमल दखल नहीं है। तो जब लॉजिकल ब्रेन डेवलप होता है वो काफी लेट जाकर डेवलप होता है, तब तक बच्चे ये बहुत सारे काम कर चुके होते हैं। अब हॉट कॉग्निशन जो है, हॉट कॉग्निशन ये है कि आप इंटेंस इमोशंस के साथ होते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वही करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इंटेंस इमोशंस के मैं मिसाल दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अपने फादर को रात को कहता है कि मुझे बाहर जाना है और बाहर जाके मुझे इस टाइम बर्गर खाना है, रात के 2 बजे या 1 बजे है, तो वालिद तो डेफिनेटली होंगे कि अभी ये एक प्रॉपर टाइम नहीं है, बाद में खा लेंगे, सुबह खा लेंगे। वो बच्चा कहता है नहीं मुझे खाना है तो खाना है। बट सरप्राइजिंगली सॉरी आपकी बात करती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स 2 बजे जाकर उनको दिमाग में पूरी ही करके देते। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये सिचुएशंस तो है, लेकिन नॉर्मली बात करें जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। इस पे हम बड़ी डिटेल से बात करते हैं। 2 बजे अगर उनका फादर को कहते हैं तो फादर कहता है कि नहीं, क्योंकि फादर वो रिस्क को देख रहे होते हैं कि इस टाइम जाना एक प्रॉपर नहीं है 2 बजे, या शायद इस बात को हम ऐसे समझ लें कि उस एरिया में वो लोग नहीं है जहाँ पे जाना इस वक्त मौजूद हो, ये ज्यादा अच्छी बात होगी। तो वहां पे बच्चा जो है वो रिस्क को नहीं ले रहा, जबकि फादर जो है वो रिस्क को भी ले रहा है। अब इसमें टेक्निकल वजह यह है कि बच्चे जो है वो रिस्क ओरिएंटेड क्यों होते हैं, थ्रिल्स को क्यों एंजॉय करते हैं, ये सारी चीजों का जवाब हम आगे जाके मजीद डिस्कस करते हैं। ये जो आपने हॉट कॉग्निशन की बात की, कॉग्निशन का लफ्जी मतलब होता है थिंकिंग, सोचना। वो इमोशनल अराउजल पर सोच रहे होते हैं बच्चे, जैसे ही इमोशंस जैसे उनको ड्राइव करते हैं वो वैसे ही कर रहे होते हैं। अब इसमें इमोशन फियर ऑफ रिजेक्शन का भी हो सकता है, सोशल रिजेक्शन का फियर बहुत ज्यादा बच्चों को होता है, जो कि उनकी हॉट कॉग्निशन को या उनकी ऐसी स्टेट को क्रिएट कर देते हैं जिसको इमोशनल स्टेट हम बोल रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा कूल लगना, इसके साथ ये वो फिनोमेना है कि जिसके साथ बच्चे बहुत ही इमोशनली अटैच्ड होते हैं कि जी कूल लगने के लिए वो ड्रग्स में भी चले जाते हैं, स्मोक भी करते हैं, रैश ड्राइविंग भी करते हैं, हर वो काम कर जाते हैं, जो कि क्योंकि इस फीलिंग्स के साथ उनका काफी
हॉट कॉग्निशन वाला एलिमेंट होता है कि जी मुझे कूल लगना है, या फियर ऑफ रिजेक्शन, मेरे फ्रेंड्स मुझे निग्लेक्ट ना कर दें, रिजेक्ट ना कर दें, डिसएग्रीमेंट विद पेरेंट्स। तो ये वो जो बैड फीलिंग्स की बात की आपने, तो हॉट कॉग्निशन यानी उनका ये जो सोचने का अंदाज है वो इमोशनल अराउजल से, यानी इमोशंस उनको जरा पुश कर रहे होते हैं इस तरह की थॉट देने पे। सो उसमें जब भी पेरेंट्स यानी बच्चा इमोशनली रिएक्ट कर रहा है, जैसे आपने कहा कि रात को पार्टी पे जाना या रात को कोई चीज की डिमांड करना, अगर बच्चा इसको समझ रहा है बिकॉज उसका इमोशनल स्टेट कह रहा है कि व्हाट्स अ बिग डील, यहाँ पे इमोशंस भी मेरे ख्याल में प्रॉपरली डेवलप नहीं। अगर हम यहाँ कहें कि वो प्लेयरेबल फीलिंग्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन इमोशनल ब्रेन, अब इसको पता नहीं फॉर्चुनेटली कहना चाहिए या अनफॉर्चुनेटली, इमोशनल ब्रेन फुली डेवलप हो जाता है। लर्निंग जैसे मैंने शुरू में कहा, और हमारा इमोशनल ब्रेन जहां पर हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं वो ब्रेन का पार्ट फुली डेवलप हो जाता है। सो उससे अगर पेरेंट्स इमोशनली रिएक्ट करते हैं, यानी बच्चा अगर उससे से कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है मुझे पता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सब आ रहे हैं, मुझे आप बैन कर रहे हैं इस तरह से, तो इन रिटर्न अगर पेरेंट्स भी रिएक्टिव होकर बात करते हैं, और तो वो चीज जो है वो प्रॉब्लम को और बच्चे के उस कॉग्निशन को और फ्यूल करती है, यानी उनके रिएक्शन को और ज्यादा, जिसको कहते हैं ना जल्दी पे तेल का काम करना। अगर हम यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन वाली बात कर लें तो डेफिनेटली बड़ी बात आएगी। यानी अगर एक ऑलरेडी बच्चा ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रॉब्लम थोड़ा रिएक्टिव है, रिस्क प्रोसेस नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसका कॉग्निशन इमोशन से इन्फ्लुएंस है। सो उसमें अगर पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वो बच्चों के रिएक्शन को और सवेयर कर देते हैं। सो एक तो रीजन ये होती है कि वो इमोशनल अराउजल से अपनी सोचों को, यानी उनकी सोचें जज्बात ड्राइव कर रहे होते हैं। अगर मैं आसानी से समझा सकूं कि उनकी सोचें जज्बात ड्राइव कर रहे होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि क्यों बच्चे अपने रिस्क को असेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सोचें जज्बात इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सो दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट हमारे काम के, रिएक्शन के, जो भी हम करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। हमारे दिमाग में कुछ टोटल 16 केमिकल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें परफॉर्म करवाने में, फील करवाने में, हमारी हैबिट फॉर्मेशन में, एवरीथिंग के लिए। सो उनमें से जो टीनएजर का ब्रेन है उसमें कुछ केमिकल्स जो है जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, वो कुछ यानी डिक्रीज लेवल का होता है उनका, कुछ का इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक मेजर रीजन बनता है। फिर आपसे कहती हूँ कि केमिकल प्रॉब्लम की वजह से भी बच्चे जो है वो रिस्क को असेस सही तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ब्रेन केमिकल जो है कुछ का लेवल कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है। ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, ये तकरीबन सबने इन केमिकल्स का नाम सुना हुआ है। सो डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमें अच्छी फीलिंग्स को डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे मूड को अच्छा बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। दिमाग में डोपामाइन के लेवल्स बढ़ जाएं तो हम अच्छा फील करते हैं। अब टीनेजर्स के साथ नदीम साहब ये होता है कि इनका नेचुरली उस एज में डोपामाइन के लेवल जो है, जिसका भी काम मूड को मैनेज करना है, मूड चेंजेस का रिस्पॉन्सिबल केमिकल है, वो डिक्रीज फॉर्म में होता है। इसीलिए टीनेजर्स को जरा मूड के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, यानी इनफ डोपामाइन रिलीज उस वक्त नहीं हो रहा था उस एज में, एंड एट द सेम टाइम सेरोटोनिन जो केमिकल है उसका वो रिस्पॉन्सिबल है इम्पल्स कंट्रोल को। सो डिक्रीज इन दोनों का डिक्रीज लेवल, एक तो मूड स्विंग्स में प्रॉब्लम लेके आता है, मूड के इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। दूसरा इम्पल्स कंट्रोल यानी डिक्रीज इम्पल्स कंट्रोल हो जाती है। इम्पल्स कंट्रोल यानी जल्दबाजी जिसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉमन नजर आती है आपको, क्योंकि जल्दबाजी टीनेजर्स में बहुत ज्यादा होती है और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो इसका सबसे बड़ा रीजन जो नंबर 2 पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि दो केमिकल जो रिस्पॉन्सिबल है इन दो चीजों को मैनेज करने के लिए, उनके लेवल्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट केमिकल जो है वो जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा वो वाली बात जो हम पहले जिक्र कर रहे थे
कि कौन सी वजह होती है कि जैसे आपने बताया कि बच्चों में भी जो डोपामिन होता है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पा रहा, लेवल्स उसके कम होते हैं, प्रॉपर रिलीज नहीं होता, जिस वजह से उनको वो बज़ या हाई मिलता नहीं, जैसे कि एक अडल्ट में उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। यही वजह है कि बच्चों में फिर वो हुआ नहीं होता, तो बच्चे अपनी एक्साइटमेंट को और हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए, लेने के लिए बाकी दूसरी चीजों में लेते हैं, जैसे कि थ्रिल्स है, ड्राइविंग है, जैसे आपने बताया स्मोकिंग है, ड्रग्स है, इन सारी चीजों में, पार्टीज में जाना, डांस पार्टीज में जाना, रात देर तक एंजॉय करना, ये सारी चीजों के थ्रू वो फिर थ्रिल्स दे रहे होते हैं। अथॉरिटीज को चैलेंज करना, हाई अथॉरिटीज हो तो उनको देखना कि देख लेंगे हम क्या होगा क्यों होगा, क्योंकि उनमें रिस्क ओरिएंटेशन जो है वो बहुत कम होती है। एक बात, दूसरी बात यह है कि उनको अभी जो खुशी के एलिमेंट्स हैं, खुशी के जो केमिकल्स हैं, वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे होते, तो वो खुशी को जैसे अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं कि बाकी लोग कैसे, तो फिर खुद से भी महसूस करना चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं, वो फिर वो इस तरीके से करते हैं। यानी एक बात पेरेंट्स को क्लियरली ये समझनी चाहिए कि एक तो हम पहले नंबर पर जो बात की कि रिस्क असेसमेंट वो इसलिए होता है कि सोचें जज्बात से इन्फ्लुएंस होती हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि दिमाग के कुछ केमिकल्स के लेवल्स कम होते हैं, जिनकी वजह से वो मूडी भी होते हैं, जिनकी वजह से उनका इम्पल्स कंट्रोल भी नहीं होता प्रॉपरली। सो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल, फिर एक केमिकल होता है जिसको मेलेटोनिन कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है, एक केमिकल जो हमारे नींद के साइकिल को डील करता है, उसके लेवल्स इंक्रीज होते हैं। यानी डोपामाइन एंड सेरोटोनिन तो डिक्रीज है, जो कि मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मूड स्विंग्स एंड पल्स कंट्रोल पुअर होता है। एक केमिकल जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी लेवल जो है वो इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से टीनेजर्स को ज्यादा नींद रिक्वायर्ड होती है। बट अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि नींद ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज, क्योंकि प्लान होती है, पार्टी होती है, लेट नाइट गैदरिंग होती है, वो नींद जितनी जरूरत, एक तो ऑलरेडी जरूरत ज्यादा है, लेकिन जितनी जरूरत है उससे बहुत कम नींद लेते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली मूड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हॉट कॉग्निशन ट्रिगर होती है। क्योंकि अगर आपको स्लीप डिप्रीवेशन है, आप प्रॉपर सोए नहीं है, आपके दिमाग ने रेस्ट नहीं किया, सो ये भी एक मेन रीजन इनडायरेक्टली मूड को इफेक्ट कर रही होती है। सो जरूरत उस वक्त जो है वो टीन की नींद की ज्यादा है, लेकिन वो अपना ऐसा लाइफस्टाइल डेवलप कर लेता है अनफॉर्चुनेटली जिसमें नींद को बहुत ही कम अहमियत दी जाती है, और नींद ना पूरी होने की वजह से फिर मूड प्रॉब्लम भी रिसर्चेस कहती हैं आती हैं, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम जो कि हेल्थ इश्यूज भी हैं जो आना शुरू हो जाते हैं। सो दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि केमिकल्स का इंक्रीज और डिक्रीज होना रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपके टीम के रिस्क असेसमेंट के पुअर होने में। ऑलराइट मिस, यहाँ से हम बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर, और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है, और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल
क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है। पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि स्लीप के बारे में, सेरोटोनिन के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम मेलेटोनिन के बारे में बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा केमिकल भी होता है जो कि बच्चों में रिलीज होता है और ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिस वजह से एक्सटेंडेड उनकी स्लीप होती है। ये जो केमिकल्स हैं, ये जिनकी हमने बात की है, डोपामिन या जो भी केमिकल रिस्पॉन्सिबल है हमारे मूड के लिए और जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी नींद के लिए, ये तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए है। लेकिन टीनेजर में इन केमिकल्स के लेवल डिक्रीज और इंक्रीज होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसको कि पेरेंट्स इस तरह से परसीव कर रहे होते हैं कि शायद ये जानबूझ कर रहे हैं। सो ये इंफॉर्मेशन बताने का मकसद ये है कि पेरेंट्स अपनी एनर्जीज को बिला वजह इन सब चीजों पर इन्वेस्ट मत करें कि उनके बच्चे समझ क्यों नहीं रहे या वो जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका मैकेनिज्म ही ऐसा अभी है, उनका डेवलपमेंटल लेवल ही ऐसा है कि जिसमें कुछ चीजें उनके कंट्रोल में है ही नहीं है। ठीक है, सो मूड को मैनेज करने वाले जो केमिकल्स हैं और नींद को जो डील करने वाले केमिकल्स हैं, अब जो एक जिसको कहते हैं ना पॉइंट ऑफ कंसर्न वाला, ये कंसर्निंग पॉइंट ये है कि नींद की डिमांड ज्यादा है क्योंकि केमिकल एक का लेवल इंक्रीज है, लेकिन बच्चे उसको पूरा नहीं कर रहे।
वो तमाम एक्टिविटीज शाम में रात में करते हैं, पार्टीज का जिसको फैशन कह रहे हैं। अब ये मैं पॉइंट पेरेंट्स तक पहुंचाना चाह रही हैं कि अगर उनका नींद नहीं पूरी होती और वो अपने आप को बिजी रखते हैं ऑल द टाइम, तो मूड बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यानी नॉर्मल ह्यूमन कोई टीन ना भी हो, उसकी अगर नींद प्रॉपर नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती, तो उसको मूड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए टीन्स के लिए एक तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नींद उनकी पूरी नहीं होती तो ऑलरेडी मूड के इश्यूज हैं, ऑलरेडी मूड को रिस्पॉन्सिबल जो केमिकल्स हैं उनके लेवल डिक्रीज हैं, और नींद भी एक इनकम्प्लीट है। नींद का ना पूरा होना भी उनके मूड को इफेक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई उनका रिस्क जो है वो असेसमेंट पुअर हो सकता है। स्लीप जो है वैसे भी एक कीस्टोन हैबिट है। ये एक ऐसी चीज है कि अगर स्लीप को ही जस्ट मेंटेन करें तो बाकी बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाती हैं, और अगर स्लीप ही आपकी डिस्टर्ब हो, जैसे आपने बताया, तो यकीन बाकी बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली ही डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। इसमें मैं भी कुछ बताना चाहूंगा कि ह्यूमन इंसानों में या टीम्स में जो मेलाटोनिन का प्रॉपर हार्मोन की रेगुलेशन जो होती है वो 3rd मंथ में तकरीबन स्टार्ट हो जाती है, और ये इसकी काफी रिलीज होता है, जिस वजह से एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ स्लीप होते हैं बच्चों में। वो देखते हैं कि मतलब काफी टाइम हो गया लेकिन अभी तक भी स्लीप वो नहीं जा रहे होते इसमें दूसरी और एक और चीज भी है कि जो इस केमिकल का हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है वो मिडनाइट की सुबह 8 बजे तक होता है। मिडनाइट से लेकर सुबह 8 बजे तक की हार्मोन जो होता है काफी मिकदार में रिलीज होता है। अब इस टाइम पे बच्चे सोते ही नहीं। वो कह रही हूँ ना, एक्टिविटीज में भी ऐसे डिजाइन कर ली है कि वो जो रिक्वायरमेंट है, नेचुरल बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उसको वो कहीं ना कहीं पर मिसट्रीट कर रहे हैं। तो ये मतलब जैसे नींद की आपने बात की, तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का खास करके नींद है। जब वो मैम जो आप बता रही हैं, जैसे आपने बताया, जब वो बहुत सारी चीजों में एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे ये हार्मोन जो होता है वो डिलेड हो जाता है, वो उस वक्त रिलीज नहीं होता, जिस वजह से फिर उनको नींद नहीं आती। और ये हार्मोन जो है, जैसे आपने बताया, सारी ही ह्यूमन बीइंग्स में एग्जिस्ट करता है, और ये उम्र के साथ साथ डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे बच्चों का मामला है, हम उसको डील कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़े से ओल्ड एज में चले जाए उनको देखें तो उनका ये वाली चीज बहुत कम होती है, नींद का उनको बहुत कम आती है, और यही वजह होती है कि उनमें ये हार्मोन रिलीज ही एक्चुअल में नहीं हो रहा होता, जिस वजह से उनको नींद भी नहीं आती। अगला पॉइंट सर जी, अगला पॉइंट इस पे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है वो टेक्निकली तो लिम्बिक सिस्टम है, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम उस पे बात करेंगे कि इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन, दिमाग में हमारे बहुत सारे हिस्से हैं जिनको वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें अमिगडाला है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, और इनके सारे फंक्शंस में कुछ चीजें शामिल हैं जिनमें मोटिवेशन है, मेमोरी है, या चीजों को याद रखने का एक अहम पहलू है, इमोशंस हैं। लेकिन ये सारे लिम्बिक सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इमोशंस पे है। अब इमोशंस वाला ब्रेन क्यों नहीं डेवलप हुआ होता बच्चों में? वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अभी एक पार्ट होता है यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम में, उसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो यहाँ ऊपर हमारे ब्रेन में होता है, बिल्कुल माथे के ऊपर होता है, वो अभी फुली डेवलप नहीं हुआ होता, जिसमें के इमोशंस होते हैं। बच्चों में इमोशंस को डील करने की अभी कैपेसिटी फुल नहीं होती, जिस वजह से वो चीजों को वैसे ही लेते हैं, फिर वो अपने इमोशनल ब्रेन से ही काम करते हैं। लॉजिकल ब्रेन अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ होता, जिस वजह से वो करते हैं चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। फिर वो अपनी जो गट फीलिंग्स होती हैं, गट फीलिंग्स को और आसान करें तो इसको प्रेयरेबल फीलिंग्स कह लें, जो इनको अंदर से मैसेज आता है, जो वो करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उनको ख्याल आएगा और वो चले जाते हैं कि हमने करना है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनका बहुत कम होता है, उनको नहीं आइडिया होता कि हम इस चीज में हमें करने के लिए कोई रिस्क भी है या इसके बारे में हमें नुकसान भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि ये चीज हमने करनी है और इस चीज के बाद हमने कोई एक्साइटमेंट, कोई थ्रिल या कोई चीज लेनी है। कि मेरा इनपुट इसमें ये होगा कि जैसे आप इमोशनल ब्रेन की बात कर रहे हैं, हम सारे ह्यूमन बीइंग्स में एक दिमाग में हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है इमोशंस को डील करने के लिए। हमारे सबके जज्बात उसी ब्रेन एरिया से ट्रिगर होते हैं। बच्चों में और टीन्स में ये एरिया डेवलप हो जाता है, राइट। और जो एरिया रिस्पॉन्सिबल है फैसले करने के लिए, जिसको इंटेलेक्चुअल ब्रेन हम कह रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है आपको रेगुलेट बिहेवियर
देने के लिए, वो अंडर डेवलपमेंट होता है। अब होता ये है कि जब भी बच्चे को कोई फैसला लेना होता है तो क्योंकि इमोशनल ब्रेन फुली डेवलप होता है तो वो इमोशनल ब्रेन ऑन सीट आ जाता है और इमोशनल ब्रेन फैसले करता है। एंड इमोशनल ब्रेन को सिर्फ एक रूल आता है कि इस वक्त जो तुम्हें ठीक लग रहा है ना, इमोशनल ब्रेन हमें राइट एंड रॉन्ग नहीं बताता। जैसे आपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात की, ये वो ब्रेन का एरिया है जो हमें ये बताता है ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। इमोशनल ब्रेन को एक ही रूल आता है, अभी जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो तुम कर दो। इसीलिए हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज भी बोलते हैं, जरा जज्बाती हो गया था, मैं नहीं था, मैं पता नहीं क्या था, इस तरह की। वो इसी वजह से कि वो हम वाकई में नहीं होते, हमारा इमोशनल ब्रेन होता है। क्योंकि अगर हमारा लॉजिकल ब्रेन ऑन रहे तो वो हमेशा हमें गाइड करता है कि ये करना और ये नहीं करना। और अगर टीनेजर्स की बात करें तो इनका इमोशनल ब्रेन नेचुरली ओवर एक्टिव होता है। ठीक है, ओवर एक्टिव होने की वजह से ये प्रॉपरली रिस्क को असेसमेंट, जिसको कहते हैं ना, रिस्क को असेस नहीं कर पाते। सो टीनेजर्स का इमोशनल ब्रेन का ओवर एक्टिव होना भी एक मेजर रीजन आप कहने के लिए उनके रिस्क असेसमेंट का पूर्ण होना। बिकॉज अगर उनको उस टाइम पर इमोशनल स्टेट उनकी ये कह रही है कि वन व्हीलिंग फियर ऑफ रिजेक्शन है कि लोग कहेंगे कि तुम कूल नहीं हो तो सिगरेट मुझे पीनी चाहिए, या एडवेंचर बहुत ज्यादा बच्चे आजकल की बात करते हैं। जब उनसे ड्रग्स के हवाले से बात होती है तो वो ये बात करते हैं कि जी ऐसे एडवेंचर करने के लिए, फन के लिए। सो इमोशनल ब्रेन आपको हमेशा कहता है कि ये जो जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का प्रिंसिपल कहते हैं, इमोशनल ब्रेन उसको फॉलो कर रहा होता है। उसने ये नहीं बताना है कि अपने बिहेवियर को तुम रेगुलेट करो, इससे तुम्हें नुकसान होगा, ये मत करो, ये करो। वो बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों का इमोशनल ब्रेन ओवर एक्टिव होता है, फुली डेवलप होता है, एंड वो बिहाफ पर इंटेलेक्चुअल ब्रेन के फैसले ले रहा होता है। ऑलराइट, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि टीम्स में वो ज्यादा रिले जो करते हैं, रिलाई करते हैं, वो इमोशंस पे ही करते हैं, तो फिर बड़ी जल्दी एंजाइटी को भी ले लेते हैं, बड़ी जल्दी दे आर वेरी क्विकर टू टेक एंजाइटी, दे आर वेरी क्विकर टू टेक हरीनेस, ये सारी चीजों को बड़ी जल्दी ले लेते हैं, एंगर को बड़ी जल्दी परसीव कर लेते हैं, बिकॉज उनमें भी लॉजिकल जो ब्रेन अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वो अभी डेवलप नहीं हुआ होता, जिस वजह से फिर वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स को भी इस तरह से परसीव नहीं कर पाते। यानी वो उनके इमोशंस जो है वो एज कम्पेयर टू एडल्ट एंड एडोलेसेंट वो ज्यादा जिसको कहते हैं कि ज्यादा इंटेंस होते हैं। मतलब एक मेच्योर और एक एडल्ट बंदे की एंजाइटी, एंगर, ट्रिगर जो होता है ना वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन एक टीन का अगर वो एंशियस होगा तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जरा होगा, उनमें जरा लेवल जो है वो जरा इंटेंस होंगे एज कम्पेयर टू एडल्ट। राइट, चॉइसेस के बारे में बात करेंगे या डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग वो इस तरह से करते हैं कि जैसे उनको अंदर से कोई मैसेज मिला है, जैसे आपने बताया जो भी उनको मैसेज मिला वो उसी बेस पे करते हैं कि ये नहीं सोचेंगे कि इसमें मेरा प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इसमें मेरा फायदा कितना है और या इसमें मेरा नुकसान कितना है। ऑन द स्पॉट ग्रेटिफिकेशन वो चाह रहे होते हैं कि हमें अभी जो हमने बात की है या अभी हमने जो चीज सोचा है वो बिल्कुल हमें इस पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्विक फिक्स जिसको अगर हम नेदरवर्ड्स कहें कि वो है। क्योंकि वो इसकी वजह ये है कि वो जो उनको ठीक लगता है वो कहते हैं यही ठीक है। वो वजह बिहाइंड यही है कि वो उनका इमोशनल ब्रेन ओवर एक्टिव होता है एंड उनका जो एक रिस्पॉन्सिबल एरिया है फैसले करने के लिए वो अंडर डेवलपमेंट होता है। सो दैट्स व्हाई उनका इमोशनल ब्रेन सारे फैसले ले रहा होता है। वो कहते हैं क्लास बंक कर दो, वो कहते हैं तुम रैश ड्राइविंग करो, वो कहते हैं तुम स्मोक कर लो, तुम पेरेंट्स को बताओ कुछ और कंबाइंड स्टडीज के लिए जाओ, वहां से कहीं और चले जाओ। तो ये सारी चीजें जो है वो उनका, क्योंकि उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उस टाइम पर ये फियर होता है, कोई इमोशन रोल प्ले कर रहा होता है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे रिजेक्ट ना कर दें या मैं कोई अप्रूवल मुझे ना मिले लोगों का। तो ये सारी चीजें जो है इमोशंस जो खास करके हम बार बार बात कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं टीन्स के रिस्क असेसमेंट को पुअर बनाने में। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जिसमें अगेन एक ब्रेन का ही एरिया हम डिस्कस करेंगे। हम तमाम ह्यूमन बीइंग्स में एक रिस्पॉन्सिबल एरिया जिसको रिवॉर्ड सेंटर कहते हैं।
जो कि प्लेयरेबल फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका बताती हूँ कि हम तमाम ह्यूमन बींग्स का जो रिवॉर्ड सेंटर है वो केमिकल डोपामिन से इंक्रीज होता है, और जो भी जैसे हम खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग म्यूजिक सुनते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कुछ भी एनीथिंग, एक्सरसाइज हो सकती है, तो उससे हमारा रिवॉर्ड सेंटर हिट होता है एंड देन वी फील प्लेजर। नेचुरल वे इसका ये होता है कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत सारे लोग जो है खाना खाकर बहुत अच्छा फील करते हैं। सो ये सारे नेचुरल वेज जो है वो जो कि ह्यूमन बीइंग के प्लेयर सेंटर को हिट करते हैं, उसका रीजन पीछे ये होता है कि नेचुरल वेज से हमारा डोपामाइन लेवल इंक्रीज होता है एंड हमारा रिवॉर्ड सर्कल हिट हो जाता है। मैम कुछ अबनॉर्मल पैटर्न्स भी होते हैं वेरी, मैं उसी में बात नेक्स्ट करने लगी थी। ड्रग्स, जी ड्रग्स इन्हीं एरिया को मैनिपुलेट करती है, ये रिवॉर्ड सेंटर को जाकर हिट करती है। इवन अगर मैं वर्ड बोलूं हाईजैक कर लेती है तो वो ठीक होगा कि रिवॉर्ड सेंटर डोपामाइन के लेवल्स के साथ ही ड्रग्स, तमाम तरह की ड्रग्स मैनिपुलेशन करती है। तो रिवॉर्ड सर्किट को नेचुरल वे, इसी मैंने बोला कि नेचुरल वेज ये है, खाना, इंटरेक्शन, बुक रीडिंग, बहुत सारे लोगों को रिवॉर्ड सर्किट करती है। हर बंदे का प्लेयर को फील करने के अपना ही अंदाज है। कुछ लोग जैसे आप बता रही हैं कि खाना खा के, ड्राइव करके या वॉक करके बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुक रीडिंग के थ्रू अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं, कुछ अपना क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करके अब बहुत अच्छा महसूस करते हैं और डोपामाइन लिटरली रिलीज होता है। उनको पता चलता है कि वाकई ही देयर इज गोइंग दैट वेरी हैप्पीनेस टू विद अस। इस चीज पे वो बात करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम देखें, जैसे हमने अब नॉर्मल पैटर्न्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो डोपामाइन है, इसको जब हम ड्रग्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो बिल्कुल ये फिर हाईजैक होकर रह जाता है। अब नेचुरल तरीके से हमने जो प्लेयर लेना, फॉर एग्जांपल वो नेचुरल तरीका एक कुदरत का कानून है, वो नेचुरल ही है। वो अगर आपने प्लेयर लेना तो वो मखसूस मकदार में होगा, लेकिन अगर आप ड्रग्स के थ्रू उसको मैनिपुलेट करते हैं, ड्रग्स के थ्रू स्पॉइल करके लेते हैं, यकीनन अगर आप नेचुरल में 0 to 10 लिए या 0 to 20 लिया, तो ड्रग्स के थ्रू आपको वो केमिकल के थ्रू है ना, वो केमिकल्स हैं जो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि हम जब नेचुरल वे को खराब करते हैं, देखिए इतना खूबसूरत सिस्टम अल्लाह ताला ने डिजाइन किया कि रिवॉर्ड सर्किट, जब इस पर मैं रिसर्च कर रही थी और पढ़ रही थी, तो रिवॉर्ड सेंटर जब हिट होता है ना, जैसे लोगों का एक्सरसाइज करके, तो ऐसा निजाम बना हुआ है कि एक्स्ट्रा जो केमिकल है ना उसका रीअपटेक भी है। जी बिल्कुल, ठीक है, यानी बस का साइन भी नेचुरल वे में आ जाता है। बिल्कुल। बट एबनॉर्मल वेज की जब हम बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, तो ड्रग्स उस रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं। राइट। यानी वो एक बल्क में डोपामाइन के लेवल को मैनिपुलेट कर रहा होता है, वो इतना ज्यादा भेज रहा होता है, और रीअपटेक जो कि नेचुरल ह्यूमन वे में ये होता है कि वो नेचुरली रीअपटेक हो जाता है, जितनी हमें जरूरत होती है उतना वो ब्रेन हमारा यूज करता है, और बाकी जो है वो वापस न्यूरोट्रांसमीटर्स में चला जाता है। सो रिवॉर्ड सर्किट की जो मैं बात आपसे करी थी, इन टीम में प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मैंने नेचुरल वे में बताया कि नेचुरल वे से हम सबका रिवॉर्ड सेंटर इस तरह से एक होता है कि हम कुछ करते हैं। अब जैसे मुझे लेट्स सपोज किसी को भूख लगी हुई है, एंड भूख लगने का साइन खाने के प्लेयर को याद करवा के मेरे रिवॉर्ड सर्किट को हिट कर देगा, ठीक है, एंड देन मैं खाने से पहले या खाने के दौरान मुझे जो है वो प्लेयरेबल फीलिंग के लिए भी हमारी एक बॉडी में पार्ट है जिसको थैलेमस कहते हैं, वो ट्रिगर होता है। उसके थ्रू हमें मैसेज आता है कि यकीनन भूख लगी हुई है आपको, और हम फिर जब उसको लेते हैं तो हमारा रिवॉर्ड सर्किट उसको सेटिस्फेक्शन का मैसेज था कि यस दैट्स द थिंग यू हैव गॉट इट। आपने बात की ना कि मैसेज देते हैं, तो ये जो केमिकल्स हैं ये मैसेज ही सेंड करने वाली आप समझ लें कि एक एंटिटी है। सो बाद में ये कह रही थी कि रिवॉर्ड सर्किट नेचुरल वे में, अब अननेचुरल वे में भी बात की, जिसमें हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि ड्रग्स से डोपामाइन लेवल, टीम्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो उनमें रिवॉर्ड सर्किट को हिट होने के लिए अब पिछले जो सेकंड पॉइंट पर हमने बात की थी कि डोपामाइन के लेवल डिक्रीज होते हैं, तो उनका जो ब्रेन है वो इतनी आसानी से रिवॉर्ड सर्किट हिट नहीं होता, बिकॉज उनके नेचुरली डोपामाइन के लेवल डिक्रीज है। right. अब उनको ज्यादा
एफर्ट्स, एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन जिसको कहते हैं ना, उसकी जरूरत होती है। एक तो मूड के इश्यूज पहले आ रहे होते हैं, दो रिवॉर्ड सर्किट को हिट होने के लिए एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई टीन्स की फिर लाइफ में ऐसी चॉइसेस बनती हैं जिसको वो नाम देते हैं एडवेंचरस नेचर का, थ्रिल सीकिंग का, कि वो एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन इस तरह से फिर उनकी जिंदगी में आती है कि वो थ्रिल सीकिंग का नाम देकर अपने डोपामिन के लेवल को एबनॉर्मल वे में इंक्रीज कर रहे होते हैं। कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि रैश ड्राइविंग करके, वन व्हीलिंग करके, यानी रिस्क को बिल्कुल ही असेस ना करना, इसीलिए कि उनको नॉर्मल फील नहीं हो सकता है। पेरेंट्स बहुत दफा ये कहते हैं कि जी मैं भी तो घर में ही रहती है, मतलब मदर अक्सर कह रही होती है मुझे जो इनको देखकर खुशी होती है तो इनको मुझे देखकर खुशी क्यों नहीं होती है। सो ऐसे मदर्स को ये आंसर है कि उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, जो वो नेचुरल वे नहीं है जो आपके पास नेचुरल वे से आपका रिवॉर्ड सर्किट हिट होता है। टीन्स को एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन की जरूरत है, ज्यादा लेवल ऑफ डोपामिन की जरूरत है, जिसकी वजह से दिस इज द वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से फिर टीन जो है वो ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं। तो ये चेन आप समझेंगे, इसके मूड प्रॉब्लम केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, डिक्रीज की वजह से हो रही है, नींद ज्यादा रिक्वायर है और बच्चा जो है वो नींद प्रॉपर नहीं कर रहा है और नींद के टाइम पर एक्टिविटी कर रहा है, बड़ी मेहनत से अपने आप को जगाए रखता है आफ्टर पार्टी करके, और अगेन वो इनडायरेक्टली मूड को इफेक्ट कर रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स टीन को खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनकी लाइफ में ड्रग आ जाती है तो ड्रग एक वो केमिकल है जो कि उनकी इस तरह की प्रॉब्लम को इमीडिएटली क्विक फिक्स जिसको कहते हैं वो कर देगा, बट इन द लॉन्ग रन डैमेजेस ब्रेन की होना शुरू हो जाते हैं। सो ये बताने का मकसद ये है कि अपनी एफर्ट्स को उसी डायरेक्शन में रखें पेरेंट्स, इन सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए। रिवॉर्ड के बारे में थोड़ी सी मैं भी बात करना चाहूँ कि टीन्स जो होते हैं दे वांट टू डू डिजायरेबल एक्टिविटीज। अब डिजायरेबल एक्टिविटीज वो कैसे कर सकते हैं? डिजायरेबल एक्टिविटीज करने के लिए तो यकीनन उनके पास पहले से डोपामिन का एक्सेसिव जो रिलीज है वो होना चाहिए, लेकिन नेचुरली वो उतना रिलीज नहीं होता। तो फिर वो जैसे आपने बताया उन्हीं तरीकों के जरिए से आगे लेके चलते हैं, थ्रिल सीकिंग बिहेवियर ड्राइव करते हैं, ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं, फिर अपने ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर लेते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं जो हमारे जिनसे हम प्लेयर फील करते हैं, उनको फिर डैमेज कर देते हैं, उनकी ब्रेन केमिस्ट्री बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं, जिससे फिर उनको फ्यूचर में काफी खाते नुकसान देखने को मिलते हैं। सो ये बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें आप डेफिनेटली नोट करें कि ब्रेन एक टीनेजर जो है वो रिस्क को क्यों नहीं असेस कर पाता। वो जो पेरेंट्स को खदशात होते हैं वो उसको क्यों नहीं नजर आ रहे होते हैं। पेरेंट्स के जो खदशात हैं, पेरेंट्स की जो सेफ्टी उनको जो नजर आ रही होती है उसको जो मेजर करना होता है, तो वो बच्चों को क्यों नजर नहीं आ रहे? तो वो इसलिए नजर नहीं आ रहे होते हैं बिकॉज वो वेल इक्विप्ड नहीं है, अभी उनका ब्रेन अंडर डेवलपमेंट है। ब्रेन का मेजर पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी मदद से आप रिस्क को असेस कर रहे हैं, बच्चे जो है वो रिस्क को असेस नहीं कर पा रहे होते हैं। सो दीज आर द रीजंस। कोई कमेंट शेयर करना चाहेंगे आप? राइट मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने बात की है कि जो मिस्ट्री ऑफ द टीनेज ब्रेन है उस पर आज हमने बात की, कि आपने कुछ समझा था। थोड़ा सा टेक्निकल प्रोग्राम था, लेकिन होपफुली हमने बहुत ट्राई किया कि इसको इजी तरीके से आपके सामने रखा जाए ताकि आप इससे रिलेट कर पाए। मैं कुछ कमेंट्स हमें मसूल हुए वो आपकी नजर करना चाहूंगा। सबसे पहले अली अहमद अवान साहब हैं, इन्होंने काफी तरीकी कलमात हमें भेजे, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई बेहतरी की गुंजाइश नजर आती है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं, यकीनन हम इम्प्रूव करेंगे। अब्दुल कयूम साहब ने बोला है कि बहुत प्रोफेशनल सर, अमेजिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम इन कराची। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन वर्ड्स। मलिक इब्रार साहब है, दिस इज अ गुड टॉपिक, आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं। सैयद काशिफ रजा शाह साहब, इन्होंने भी हमें कहा है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तरीफी कलमात भेजे। HA इन्होंने नाम लिखा हुआ जी, इन्होंने भी हमें तारीफ की है हमारे प्रोग्राम की, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स या इससे रिलेटेड कोई भी आपका मसला हो तो आप हमें
पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपका कोई भी जानने वाला हो या अपने बच्चे हों, आप उनसे पूछ सकते हैं, यकीनन हम आपको उनका जवाब देंगे। अच्छा, और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ये हमने आज मैं बात की इस चीज पे कि व्यूअर्स को बताना चाहेंगे एक बार फिर से कि ब्रेन के अंदर भी एक केमिस्ट्री होती है, एक मतलब सर्किट्स होते हैं जिसपे हमने बात की है उस पे। तो ये है कि नेचुरली कुछ चीजें होती हैं जो कि बेहतर हो जाती हैं, लेकिन आज टेक्निकल बात हमने की है कि कुछ नेचुरल चीजें हैं जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। उसमें बच्चा कोई कसूर नहीं होता, बेचा उनको ना कहा जाए या कहा जाए, जेल में ये रखा जाए कि यकीनन अभी आज हमने इसी तरीके से बात करना चाहिए कि उसमें एक मसला है, अभी वो चीज उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। मसला शायद राइट वन ना हो कि वो इक्विप्ड ही नहीं है, उसके पास वो टूल्स ही नहीं है जो कि आपका ब्रेन फुली डेवलप हो चुका है। बट यहाँ पर एक स्ट्रेन बात आपसे शेयर करूं कि पेरेंट्स कभी ब्रेन तो फुली डेवलप होता है लेकिन उनकी लर्निंग ऐसी हो जाती है कि वो भी अपने लॉजिकल ब्रेन को somehow यूज नहीं कर रहे। इमोशनल ब्रेन उनका जो ओवर एक्टिव होता है तो वो भी इमोशनल ब्रेन से ही डील कर रहे होते हैं। उनको भी ये शायद लगता है कि ये जानबूझकर मेरे साथ कर रहा है, मैं इसकी पॉकेट मनी बंद करूं तो ठीक हो जाए, इसको घर से निकालने की धमकी दे दूं तो ये ठीक हो जाएगा, या इसकी मिन्नतें करूं, या इसको प्रॉमिस इससे दूं, या इससे कसम उठवा लूं तो ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें इस फोरम से डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको अवेयर किया जाए कि एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है पेरेंट्स का, जो वो बच्चे कहते हैं कि उनके रिगार्डिंग बहुत सी जिम्मेदारियां पेरेंट्स की, तो अपनी एनर्जीज को अगर इस डायरेक्शन में वो वेस्ट करते रहेंगे कि ये हमारी बात को सुनते क्यों नहीं है, क्यों नहीं समझ आती, तो दीज आर द आंसर्स कि वो क्यों आपकी बात को समझ नहीं पाते, वो क्यों उनको जो आप कहते हैं वो ठीक नहीं लगता और कुछ और ठीक लगता है। उसका रीजन यही है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो इमोशनल ब्रेन के इन्फ्लुएंस में होते जो कि फुली डेवलप है। दूसरा कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, कुछ केमिकल्स का ज्यादा या कम होना रिस्पॉन्सिबल है। सो पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं नदीम साहब करने लगी हूँ कि ये सारे फैक्ट्स को ज़हन में रखते हुए फिर बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक बात की थी कि गुड न्यूज इज दैट कि बच्चों का फुली डेवलप ब्रेन का एरिया सबसे पहले जो डेवलप होता है वो लर्निंग का होता है। तो आप लर्निंग के थ्रू बच्चों को हर वो चीज सिखा सकते हैं जो आप सिखाना चाहते हैं। अब वो मॉडलिंग हो सकती है, यानी आप एज अ रोल मॉडल बच्चों के साथ जैसे प्रेजेंट होंगे, बच्चे उसको एक्सपीरियंस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और अपनी लर्निंग में लेकर आएंगे। एट द सेम टाइम रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट जो हम पिछले काफी प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं, कंडीशनिंग करके बच्चों को सिखाया जा सकता है उनकी फेवरेट टास्क के साथ अपना और उनका जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको अटैच करके। सो लर्निंग के ब्रेन एरिया जो कि बच्चों में फुली डेवलप हुआ है उसमें मैनेजमेंट स्किल्स पेरेंट्स यूज करके अपने बच्चों को हर वो सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनको नजर आ रही है और उनकी रिस्क असेसमेंट को बहुत शानदार बना सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बिहेवियरल कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास जिनसे हम सिखा सकते हैं, जैसे आपने बताया रीइंफोर्समेंट है या मॉडलिंग है, ऑब्जर्वेशन है, रीइंफोर्स करके कंडीशन करके मुख्तलिफ चीजों को। हमें अभी मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, यही हमसे पूछा हुआ है कि हम अपने बच्चों को जो राइट टाइम टू टीच है वो कैसे कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन मौसूल हुआ है राइट टाइम टू टीच के बारे में। हमने कम्युनिकेशंस पे बहुत डिटेल से बातचीत की हुई है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से समझा सकते हैं। सबसे पहले इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगी। सबसे पहले तो यह है कि देखिए कि आप राइट टाइम टू टीच है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके इमोशंस और जो लिसनर है आपका या जो आपका बच्चा है उनके इमोशंस वेल सेटल्ड हैं, क्या बातचीत करने के मूड में है दोनों ही पार्टीज। अगर है तो फिर आप यकीनन बात कीजिए और जो एजेंडा है उस पर बातचीत करें। बातचीत करना भी बड़ी आसान सी है, टू दी पॉइंट बात करें और जो आपकी चीज है उस पर बातचीत करके तो आप बैक स्टेप लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर बड़ी ही लेक्चरिंग तरीके से आप उनको डिटेल से बताना स्टार्ट कर दें कि ये ऐसा भी किया था अपना, या सरकास्टिक हो जाए मैंने आपको बहुत कुछ दे रखा है, फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है लेकिन आप उस पर कोई काम नहीं करते, ये तो हाँ थैंकफुल नहीं होते या हाँ जी
या हमारे वालिदैन ने हमें ये नहीं, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत शार्प हैं, उनको बड़े ही आसान लफ्जों में बताएं कि ये वो चीजें हैं जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमने आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो ये गिव एंड टेक प्रिंसिपल के तहत होना चाहिए। जो हम आपको दे रहे हैं तो यकीनन आपको भी हमें कुछ देना चाहिए। देखिए, मैं इसमें ये ऐड करूंगी राइट टाइम टू टीच की जो बात की, तो राइट टाइम टू टीच वही है जिसमें बच्चा रिसेप्टिव है। रूल सेटिंग जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था, दिस इज द बेस्ट थिंग जो कि आप बच्चों के साथ जिनके बच्चे अभी चाइल्डहुड में है, तो क्या करने के हर लेवल पर कोई रूल सेटिंग हमने जरूर करनी है बिफोर टाइम। उस टाइम पर नहीं रूल सेटिंग होती जब प्रॉब्लम्स आ जाती है। यानी डिसिप्लिन लाइफ को डिजाइन करके बच्चों को एजुकेट करना विद लर्निंग प्रिंसिपल, ये पेरेंट्स का जॉब है। जितनी आसानी से वो ये कर सकें, जितनी अपनी इन फैक्ट्स को, इस इंफॉर्मेशन को जहन में रखते हुए वो अपनी बच्चों के साथ डीलिंग को करें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो लर्निंग एरिया को मैक्सिमम यूज करें, वो बहुत अच्छे बच्चों का होता है। और अपनी इमोशनैलिटी को जरा ओवरकम करते हुए और रूल सेटिंग की जाए। बच्चों को कोई डिसिप्लिन लाइफ के बारे में पहले से बताया जाए कि रात को आने का टाइम, आपके कॉन्टेक्ट्स, हमारा इंटरेक्शन, ये सारी चीजें जो आपको बाद में जब प्रॉब्लम्स आ जाती है तो पेरेंट्स को लगता है कि वो राइट टाइम टू टीच, वो राइट टाइम टू टीच नहीं होता। बिफोर प्रॉब्लम क्रिएट हो, उससे पहले बच्चों को ये एक लाइफस्टाइल जो है वो बता दिया। ऑलराइट नाज़रीन, आज हमने बात की है केमिस्ट्री ऑफ द टीनेज ब्रेन, इसके ऊपर, और बड़े ही आसान तरीके से हमने आज बात करने की कोशिश की। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो यकीनन हमें आप मैसेज और कॉल के थ्रू बता सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज पे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज के लिए मुझे और मैम शुमाइला को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीकेंड आपके फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।